हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हिस्ट्री को लेकर के आज से क्लासेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि आज से हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पर। और चूंकि इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास, उस पर कुछ सेशन हो चुके हैं, अभी कुछ बचे हुए हैं, तो उसको भी बहुत जल्दी हम कंटिन्यू कर लेंगे। बट ये कंपलसरी था, इस कारण से हमें ये वाला पार्ट अभी आज से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि समय से पहले कंटिन्यू करना पड़ रहा है, बट आप लोगों की डिमांड के कारण इसे हम आज से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से जैसे आधुनिक इतिहास का जो पहला टॉपिक, देखिए इसमें कंप्लीटली इस पूरे सब्जेक्ट में हम टॉपिक वाइज टॉपिक ही इसको कवर करेंगे, है ना। कोई भी टॉपिक बीच में छूटेगा नहीं, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम तक संभवतः अधिकतम टॉपिक आपके कवर हो जाए, जिससे कि पूर्ण संभावनाएं बन जाए अच्छे नंबर प्राप्त करने की। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और आज के सेशन में, अर्थात पहले ही सेशन में, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों पर। जी हाँ दोस्तों, सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अर्थात कि सोर्स क्या क्या सोर्स हो सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानने के, उन सभी स्रोतों पर या कहें कि सोर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। ये वाला पार्ट होगा 1740 से लेकर के 1947 तक, ठीक है ना। तो 1740 से 1947 तक के पूरे पार्ट पर हम इस पूरे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि दोस्तों पहला ही सेशन है, इसलिए मेरा बताना आप लोगों के लिए आवश्यक है कि जो सेशन हमारे हो रहे हैं दोस्तों, सिर्फ बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए नहीं, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटियां आधुनिक इतिहास को थर्ड ईयर में भी कवर करती है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है इसे फर्स्ट ईयर में भी लेती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए, चाहे आपके फर्स्ट ईयर में आता हो ये, चाहे आपके थर्ड ईयर में आता हो, आप निश्चिंत होकर के हमारे सेशन के माध्यम से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। दोस्तों एक नजर यहां पर भी डालिए कि अभी तक जो है यूट्यूब पर ही हमारे द्वारा कौन कौन से सेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कौन कौन से किए जा चुके हैं, है ना। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, देखिए बीए फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर को अगर देखें तो यहां पर लगभग 8 सब्जेक्ट कंप्लीट होने की कगार पर है। इनमें से 4 सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के, अर्थात राजनीति विज्ञान के जो 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति के मूल सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, और भारतीय एक्चुअल दोस्तों ये मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर, है ना। राजनीतिक सिद्धांत के अलावा भारतीय संविधान, है ना, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। तो ये 4 पार्ट पॉलिटिकल साइंस के कवर हो चुके, कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सेशन बचे हुए हैं, जल्दी कवर कर लेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 2 यूनिट मात्र बची हुई है, जल्दी कवर हो जाएगी। इसी के साथ में प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र, इस पर भी सेशन, मैक्सिमम सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों 8 सब्जेक्ट आपको यहाँ सेकेंड ईयर में कंप्लीट हो चुके हैं, और 5 सब्जेक्ट बीए थर्ड ईयर में कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सभी सेशन प्लेलिस्ट में अलग अलग मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर आप स्टडी करते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के अगर स्टडी करते हैं, तो आपको सभी लेक्चर टॉपिक वाइज टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, बढ़ते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के सब्जेक्ट को, इसकी प्रथम इकाई में, अर्थात कि फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या कवर होगा मेरे दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको 6 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट यूनिट में 6 टॉपिक कवर करना है, और संभवतः प्रयास हमारा यही रहेगा कि इन 6 टॉपिकों को 6 लेक्चर के माध्यम से ही कवर करवा दे, ताकि ज्यादा लेंदी भी ये ना खींचे। सबसे पहला स्रोत, ठीक है ना। तो इतिहास के स्रोत, और इतिहास तो चूंकि आप जानते हैं 3 प्रकार का इतिहास, और 3 प्रकार के इतिहास होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास जब हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो वहां पर भी हमने प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत देखे थे। और इसी प्रकार से जब हमने मध्यकालीन इतिहास को प्रारंभ किया था, तो वहां पर भी हमने एक सेशन लिया था, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। उसी प्रकार से सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा आधुनिक इतिहास में, तो आधुनिक इतिहास के स्रोत हमें जानेंगे कि जिस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, इस इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिली है, अर्थात कि इसके स्रोत क्या क्या रहे हैं, ये पूरा आपको आज के सेशन में देखने को मिलेगा। इसके बाद में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश कैसे होता है भारत में, कब होता है। इसके अलावा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध,
या बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, प्लासी और बक्सर के युद्ध पर पूरे विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा बंगाल में द्वैत शासन, तो इन सभी पर पूरे विस्तार से तो दोस्तों इसी यूनिट के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो आज जो है आज से हम इस सेशन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। थोड़ा सा फोकस हो जाइए। हिस्ट्री एकदम इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है, बस इसमें कड़ी से कड़ी जोड़ते चलिएगा आप लोग। स्टोरी वाइज इसको पढ़ेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, लोड बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एकदम सबसे इजी अगर कोई सब्जेक्ट है ना आपके बीए के अंतर्गत तो वो इतिहास ही है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ स्टोरी होती है, कुछ भी नहीं होता डिफिकल्ट। स्टोरी वाइज पढ़िए, सब क्लियर होता चलेगा। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आधुनिक इतिहास के स्रोत। तो ये जो स्रोत वाला शब्द है ये एक्चुअल में क्या है? आधुनिक इतिहास के स्रोत, देखिए जब हमने दोस्तों इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं इतिहास के अंतर्गत हम इसको 3 पार्टों में पढ़ते हैं। इतिहास को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक है प्राचीन इतिहास, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास, है ना, प्राचीन इतिहास। उसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, और लास्ट में हम देखते हैं आधुनिक इतिहास। ठीक है ना, आधुनिक इतिहास। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार के इतिहास। अब यहां समझिए, ये इतिहास के 3 खंड क्यों किए थे? क्योंकि यार इतिहास कोई 1-2 महीने या 1-2 साल की तो कहानी है नहीं है, ये तो हजारों वर्षों से चली आ रही पूरी ये परंपरा है ना, पूरा ये एक टाइम पीरियड है। तो इस पूरे टाइम पीरियड को एक साथ समझने में बड़ी कठिनाई आ रही थी। तो इसी कारण से कुछ इतिहासकारों ने, जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने इस पूरे इतिहास को 3 खंडों में डिवाइड कर दिया। जो सबसे पहले का समय काल था उसे उन्होंने प्राचीन इतिहास कहा। उसके बाद, और देखिए उस एक्चुअल में ये दोनों का डिवाइडेशन कब होता है? देखिए, जब प्राचीन एक समय था, जब प्राचीन से मध्यकालीन कब बना? तो यहां पर बना, है ना, यहां से मध्यकालीन स्टार्ट हो चुका था। और इसके बाद कुछ समय आया, उसके बाद फिर ये आधुनिक इतिहास से प्रारंभ हुआ। तो ये जो पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट, जो प्राचीन और मध्य या मध्यकालीन और आधुनिक, इन दोनों में जो डिवाइड करता है ये पॉइंट क्या है? तो ये पॉइंट एक ऐसा समय रहा है जब एकदम कुछ नया बदलाव आया हो, कुछ बदलाव का समय आया है। जैसे कि बहुत लंबे समय से कुछ मान्यताएं थी, है ना, तो उन मान्यता वाले टाइम पीरियड को हमने प्राचीन इतिहास कह दिया, एंशिएंट हिस्ट्री कह दिया। इसके बाद में कुछ विशेष बदलाव आया, और विशेष बदलाव के बाद में एक नया दौर प्रारंभ हुआ। जो नया दौर प्रारंभ हुआ वो मध्यकालीन हो गया। अब इसके बाद भी ये लंबे समय तक बना रहा मध्यकालीन दौर। ठीक है, तो इसके बाद फिर से कुछ नया बदलाव आता है और कुछ को नया दौर चल पड़ता है, नई परंपराएं आती है, नई सभ्यता जन्म लेती है। तो उस समय को फिर हमने आधुनिक इतिहास का नाम दे दिया। क्लियर है ना? तो अब ये सारी बात तो ठीक है कि इतिहास के 3 खंड हो गए हैं, इतिहास को हम 3 पार्टों में पढ़ते हैं, ये सब भी ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये स्रोत क्या है? तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं, हमने बोला कि आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है, और प्राचीन इतिहास में क्या क्या था ये सब कुछ हम बता रहे हैं। तो कैसे बता पा रहे हैं? पुस्तक के माध्यम से, गूगल के या कुछ भी आप सोर्सेस ले लीजिए। अगर हम पुस्तक में पढ़ के, पुस्तक में समझकर आपको समझा रहे हैं तो वो पुस्तक हमारी सोर्सेस हो गई, है ना। तो वो पुस्तक कहां से आई? पुस्तक में जो डेटा है वो डेटा कहां से आया? अब जहां से वो डेटा आया ना, वो सारे जहां जहां से वो डेटा आया है उस पुस्तक में, वो सब के सब इतिहास के स्रोत हो गए, प्राचीन इतिहास के स्रोत हो गए। इसी प्रकार से जिन स्रोतों से हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत हो गए, और जिन स्रोतों से आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो सब के सब आधुनिक इतिहास के स्रोत हो गए, है ना। तो अब सवाल यहां ये बन जाता है कि ठीक है, ये इतनी बात भी समझ आती है कि स्रोत होते क्या है, लेकिन ये स्रोत है कौन कौन से? आधुनिक इतिहास की आज हम बात कर रहे हैं, तो आधुनिक इतिहास के स्रोत एक्चुअल में कौन कौन से हैं, है ना। तो उन्हीं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो 3 प्रकार के स्रोत हमें देखने को आते हैं। आधुनिक इतिहास की जानकारी हमको 3 विशेष स्तंभों से प्राप्त होती है, 3 विशेष स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से स्रोत है दोस्तों? तो सबसे पहला जो स्रोत है हमारा वो है औपनिवेशिक स्रोत, क्योंकि आप सभी जानते हैं आधुनिक इतिहास की शुरुआत भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ब्रिटिश हुकूमत के साथ में प्रारंभ हुई थी। आधुनिक इतिहास की शुरुआत ब्रिटिश काल से, हमारे भारतीय जो आधुनिक इतिहास है उसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से प्रारंभ होती है, जब ब्रिटिश भारत में आते हैं।
है ना। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता के लिए एक बड़े चेंज, बड़े बदलाव का दौर था वो। इसी कारण से ब्रिटिश काल के प्रारंभ से ही भारत में आधुनिक इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। इसीलिए सबसे जो पहला स्रोत अर्थात कि आधुनिक इतिहास की जानकारी हमें अगर प्रारंभिक रूप से कहीं से मिलती है तो वो औपनिवेशिक स्रोतों से मिलती है। औपनिवेशिक स्रोत क्या होते हैं ये भी मैं अच्छे से बताने वाला हूं। अर्थात कि ब्रिटिश भारत से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ब्रिटिश भारत मतलब जिस भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेजों के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए जिस प्रकार की नीतियों का प्रचलन था या जिस प्रकार की नीतियों को लागू किया जाता था, चाहे वो कानून के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो जब भी कानून बना करके ब्रिटिश लोग भारत में लागू करते थे तो उन कानूनों से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उनको भी हमने आधुनिक इतिहास के स्रोत कहा है। दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो सेकंड है देशी स्रोत। देशी स्रोत मतलब कि भारतीयों के कार्यों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे हम कहेंगे देशी स्रोत। और अंतिम रूप से तीसरा होता है दोस्तों समाचार पत्र पत्रिकाएं। समाचार पत्र पत्रिकाएं तो ब्रिटिश काल से लेकर के प्रारंभिक दौर से लेकर के आधुनिक इतिहास के अंतिम छोर तक जितनी भी समाचार पत्र पत्रिकाएं लागू छपी है या संचालित हुई है उन सब के माध्यम से भी हमें अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाती है आधुनिक इतिहास की। क्लियर है ना। तो यहां तक देखिए दोस्तों, अब इन तीनों कालखंडों के कहेंगे इन तीनों स्रोतों को भी हम पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे औपनिवेशिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक स्रोतों के अंतर्गत भी हमें 3 प्रकार के स्रोत देखने को मिलेंगे और तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि औपनिवेशिक शासन काल में जो अधिनियम लागू किए गए थे, जो कानून लागू किए गए थे, उनसे हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे स्तर पर हम देखेंगे इसी में कि जो सरकारी रिपोर्ट आती थी ब्रिटिश शासन काल के दौरान, जो सरकारी रिपोर्ट लागू की जाती थी, लाई जाती थी, उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तीसरे स्तर पर हम देखने वाले हैं कि जो गैर सरकारी सामग्री, क्या देखिए अधिनियम और कानून ये सब सरकारी थे, है ना, सरकारी रिपोर्ट ये भी सरकारी थी, लेकिन अब गैर सरकारी एक्टिविटी भी थी ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही। तो इन तीनों के माध्यम से लिखित रूप में, विशेष पॉइंट नोट डाउन कर लेना, लिखित रूप में जो सामग्री हमें प्राप्त होगी ना उसी को हम अपने इतिहास, अपने स्रोत का आधार मानेंगे। याद रखेंगे आप लोग, अधिनियम या कानून, इनमें जो लिखित सामग्री हमको प्राप्त हुई है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, है ना, अपने हाथ में लेकर के उस एविडेंस को हम कह सकें कि जी हाँ इस प्रकार की व्यवस्था लागू थी उस समय में और उसका आधार हमारे हाथ में ये अधिनियम या कानून लिखित रूप में है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्रोत हम उसी को मानेंगे जो लिखित रूप में हमारे सामने होगा, एविडेंस के रूप में हमारे सामने होगा। ठीक है ना। तो ये तीनों बातें, अधिनियम, कानून, सरकारी रिपोर्ट और गैर सरकारी जो भी एक्टिविटी है वो सब के सब लिखित रूप में हमारे पास होना चाहिए। चलिए यहां तक की बात कंप्लीट होती है। देशी स्रोतों की बात करें दोस्तों तो देशी स्रोत के अंतर्गत भी 3 प्रकार के स्रोत यहां देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के स्रोतों में सबसे पहले हम बात करेंगे पुनर्जागरण की। किसकी? भारत में जो पुनर्जागरण के समय जो भी कार्य हुए, जो गतिविधियां हुई, जो प्रक्रियाएं हुई है, उन प्रक्रियाओं को हम यहां भारतीय पुनर्जागरण के स्रोत के रूप में रखेंगे। दूसरे स्तर पर हम देखें तो दूसरे स्तर पर दोस्तों जो विद्रोह हुए थे, जो विद्रोह हुए थे, उन विद्रोहों से संबंधित जो सामग्री हमें प्राप्त हुई थी उनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, वो भी हमारे आधुनिक इतिहास के स्रोत की श्रेणी में आएंगे। तीसरे स्तर पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, है ना, तो कांग्रेस का जिस प्रकार से वहां पर स्थापना की गई और कांग्रेस से संबंधित जो डेटा हमको आज प्राप्त है उसके आधार पर भी हमें आधुनिक इतिहास की काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये पूरा जो आप बोर्ड देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे, ये पूरे मैंने आज का पूरा अध्ययन आपको एक पेज में ला करके खड़ा कर दिया है और सारी चर्चाएं हमारी आज इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से ही होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आज का पूरा सेशन आपको इस एक पेज में समझ आ गया होगा कि हम किस प्रकार से पूरे विस्तार पूर्वक इस सेशन को लेने वाले हैं। क्लियर है। चलिए अब एक एक बिंदु को दोस्तों पूरे विस्तार से अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए रेडी हो जाइए। हाँ, सेशन को एंड तक अगर आपने अटेंड कर लिया ना तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस टॉपिक पर आज के बाद कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं बचेगा। एक एक शब्द पूरा क्लियर होने वाला है आपका, एक एक शब्द, कुछ भी डाउट नहीं बचने दूंगा मैं, है ना। बस सेशन के एंड तक रहना है आपको, याद रखिएगा। चलिए
बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। स्रोतों में सबसे पहले औपनिवेशिक वाले, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है तीनों, ठीक है ना। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। औपनिवेशिक, देशी और समाचार पत्र पत्रिकाएं, है ना। तो 1 नंबर को हमने पहले उठाया, 1 नंबर पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो 1 नंबर पर डिस्कस करें उससे पे देखिए सब कुछ आपको पूरे विस्तार से यहां देखने को मिलेगा। एक एक बात अगर आज सेशन देख रहे हैं और अगर आप 6 महीने बाद भी अगर आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपको आज याद करवा रहा हूं ना मैं एक एक डेटा, 6 महीने बाद भी आपको सेम टू सेम याद रहेगा। अगर आपका एग्जाम में काफी समय है, कुछ बच्चों के तो अभी एग्जाम होने वाले हैं, 24-25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में समय भी है, अगर आप न्यू स्टूडेंट भी हैं, न्यू एडमिशन है आपका सेकेंड ईयर में, तो भी आप निश्चित रह होकर के सेशन को देख सकते हैं। आपको दोबारा सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सेशन देखेंगे, मैं आपको ऐसी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ये पूरी क्लास नोट्स दूंगा, जो कि आप एग्जाम के समय भी अगर आप रिविजन करेंगे ना, तो आज का सेशन आपको के दिमाग में पूरा गूंजने लगेगा, पूरे आपको के सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो औपनिवेशिक जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था, औपनिवेशिक स्रोत के अंतर्गत अधिनियम कानूनों को देखने वाले हैं, सरकारी रिपोर्ट को देखने वाले हैं और गैर सरकारी सामग्री को हम चर्चा करने वाले हैं। इन सब पर हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे देखिए थोड़ा बहुत भी अगर आपने आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा ना, तो बेसिकली मुझे ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको इजीली आप सब कुछ कंफर्म होता चला जाएगा। और लेकिन नहीं भी पढ़ा ना तो भी टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक बात पूरे अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आधुनिक इतिहास की अगर दोस्तों बात करें तो अंग्रेजों का आगमन भारत में कब हुआ था? अंग्रेजों का आगमन भारत में कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का भारत में आगमन हो चुका था, है ना। अच्छा, ये कंपनी बनी कब थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो दोस्तों ये 1599 में इंग्लैंड में बनी थी, भारत में नहीं बनी थी, है ना, गलती मत कर देना। कंपनी का निर्माण भारत में नहीं हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कब? 1599 में, है ना। और 1599 में ही उन्होंने जो है वहां की क्राउन से परमिशन ली थी, 20 सालों के लिए उनको एकाधिकार मिला था भारत और भारत के आसपास के देशों में व्यापार करने का, है ना। तो इस व्यापार को कंटिन्यू करने के लिए भी उनको हर 20 साल में फिर से परमिशन को रिन्यू करवाना पड़ता था, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों कि अंग्रेजों का आगमन हालांकि 1600 ईस्वी में भारत में हो चुका था, लेकिन जब वो कंपनी भारत में आई तो उनको एकाधिकार तो था भारत में व्यापार करने का, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों उनको जो है संचालित करने के लिए देखो उनको हल्का सा एक कुछ कंट्रोल जो है ना, उनका कंट्रोल ब्रिटेन की संसद में था। ब्रिटेन की संसद के लोग अप्रत्यक्ष रूप से इनको कंट्रोल करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो ये आए भारत में 1600 ईस्वी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने 1600 ईस्वी में आए और आते ही भारत पर अधिकार कर लिया। इन्होंने काफी लंबे समय तक पहले व्यापार किया, धीरे धीरे इन्होंने हस्तक्षेप किए, राजा महाराजाओं के शासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे ये बस यही अब रास्ता देख रहे थे कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था को हथियाना चाहिए, क्योंकि उनको व्यापार में और ज्यादा मुनाफा चाहिए था, है ना। तो कई सारी प्रक्रियाएं थी, वो आगे सब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने भारत में एंट्री की थी, किस प्रकार से इन्होंने भारतीय शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करके उसको अपने अंडर में लेकर आए। तो अभी फिलहाल हमें स्रोत देखना है ना, तो स्रोत पर हम थोड़ा सा स्पीड से शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए, लेकिन 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, तो उस समय में दोस्तों प्लासी का युद्ध जीतने के बाद में ही, प्लासी का युद्ध जब अंग्रेजों ने जीता तो उसके बाद ही इनका पैर वास्तविक रूप से भारतीय शासन व्यवस्था में पड़ चुका था। अर्थात कि ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत की तैयारी या ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद ही उनकी प्रारंभ हो चुकी थी। तो अब इस प्रकार से पहले ब्रिटिश लोग सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद वो वास्तविक रूप से राजनीतिज्ञ बन गए, है ना। शासन व्यवस्था को हथिया लिया उन लोगों ने। तो इस प्रकार धीरे धीरे अब वो भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने लगे थे। तो अब ब्रिटिश सरकार को भी दिखा, ब्रिटेन में जो सरकार बैठी हुई थी, जिन्होंने कंपनी बनाकर भेजी थी यहाँ पर, तो उनको भी दिखने लगा कि यार कंपनी अब तो अच्छा खासा कमा रही है, पहले सिर्फ व्यापार करके कमाती थी, लेकिन अब तो उनको पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो वहीं से कमाते हैं और उसी पैसे से अपना व्यापार करके और इंग्लैंड भेज देते, मतलब अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ब्रिटिश संसद को भी लगा कि अब थोड़ा सा इन पर कंट्रोल करना चाहिए कि अकेली कंपनी के लोग
लूट रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत हम भी तो लूटे, भाई थोड़ा बहुत हमारा भी फायदा हो। तो इसी प्रकार से ब्रिटिश संसद ने सोचा कि यार इनको ये अकेले खा रहे हैं लूट कर, तो थोड़ा सा इसमें भागीदारी अपन भी करते। इसलिए ब्रिटिश संसद ने बोला कि बेटा बस रुक जाओ, अब आपने अकेले बहुत खा लिया है, बहुत लूट लिया है, अब थोड़ा सा हमको भी शामिल कर लो भारत की लूट में। तो उन्होंने लूट में शामिल होने के लिए ही कंपनी को अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर देना चालू कर दिया और कहा कंपनी से कि अब जो रूल्स हम बनाकर देंगे ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग अब काम करेंगे। अब आप आपकी मर्जी से नियम नहीं बना सकते भारत में, अब नियम हम बना करके देंगे, उन नियमों के हिसाब से अब आप कार्य करोगे, शासन चलाओगे भारत में। तो ये दौर अब प्रारंभ हुआ। कब से हुआ दोस्तों? तो पहली बार 1773 में ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी को एक पर्चा बना करके दिया, उस जिस पर्चे को कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये वो पहला पर्चा था, ये पहला कानून था जिस कानून के माध्यम से कंपनी को कहा गया कि अब आपको इस प्रकार से कार्य करना होगा। मतलब एक प्रकार से उनको आदेश दिया गया, कंपनी को आदेश दिया गया। और जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, अर्थात की कंपनी को दिया, उसके बाद तो फिर इन एक्टों की जो है एक झड़ी लग गई। कंटिन्यूअसली 2-4 सालों के गैप में कोई भी जो है वहां पर चार्टर जा रहे हैं, कभी एक्ट जा रहे हैं, कोई अधिनियम, विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनकर के जा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के माध्यम से अब कंपनी पे कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया था ब्रिटेन की संसद ने। लेकिन अंतिम रूप से अभी तक भी देखिए कंपनी के हाथों में ही सब कुछ था। काम भले ही ब्रिटेन की संसद के अनुसार कर रहे थे, लेकिन अब भी शासन व्यवस्था पूरी किसके हाथ में थी? कंपनी के हाथों में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। लेकिन अब होता है 1857 में एक महासंग्राम। भारत में 1857 की क्रांति आ जाती है। उस क्रांति ने अंग्रेजों की पूरी नींव को हिला दिया था, पूरी जड़ों को हिला दिया, है ना। तो इस कारण से अब ब्रिटेन की संसद समझ चुकी थी कि अगर अब भी भारत की शासन व्यवस्था अगर कंपनी के हाथों में रहती है तो अंग्रेज अब ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए ब्रिटेन की संसद ने कंपनी से संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन उनके हाथों से छीन करके अपने हाथों में ले लिया, है ना। तो अब देखिए 1857 में भारत की संपूर्ण शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन की संसद के पास आ चुकी थी। ठीक है, तो ब्रिटेन की संसद के पास आने के बाद तो अब जो है ब्रिटेन की संसद ब्रिटेन से भारत की शासन व्यवस्था का संचालन करने लगी। अब भी चला वही रहते, लेकिन अब पूरी तरह से किसके नियंत्रण में थी दोस्तों? क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ चुकी थी भारत की शासन व्यवस्था। तो अब वहां प्रत्येक जितने भी कार्य होते थे वो लिखित रूप में होते थे। और हमारा मेन लक्ष्य क्या था आज के सेशन का? हमें लिखित प्रमाण जुटाने थे। तो अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, लिखित में आया, किसी बोलकर नहीं आया था, है ना। उसके बाद में जो भी अन्य एक्ट पारित हुए और वो एक्ट भी दोस्तों जो है यहाँ पर लिखित में ही आए। 1857 के बाद में ब्रिटिश संसद के पास चला गया पूरा शासन व्यवस्था। उसके बाद जो भी संचालन की जितने भी जो भी चार्टर वगैरह आते थे या जो भी अधिनियम बनकर आते थे वो सबके सब भी लिखित रूप में आते थे। तो वो लिखित रूप ही हमारे स्रोतों का आधार बना, लिखित रूप ही हमारे स्रोतों का आधार बना। कौन कौन से किस किस प्रकार के? तो अधिनियम और कानून। चलिए अधिनियम और कानूनों को देख लेते हैं। तो अधिनियम और कानूनों के अंतर्गत दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से लीजिएगा आप लोग, है ना। अब क्योंकि देखिए मैं आपकी भूमिका तैयार कर चुका हूं, जिस पर हमें पूरी चर्चा करनी है ना उसकी भूमिका अब तक आप समझ चुके हैं। अब हम स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अधिनियम, तो उस शासनकाल के माध्यम से जो अधिनियम लागू किए गए थे सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो अधिनियम लागू किए गए थे उनकी चर्चा करें। देखिए ब्रिटिश क्राउन ने 1599 में कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दिया। एकाधिकार का मतलब क्या हुआ? सब जानते हैं ना। एकाधिकार, जो नहीं जानते सुन लीजिए। एकाधिकार का मतलब होता है कि इंग्लैंड से अब कोई और भारत में व्यापार नहीं कर सकता, है ना। ये इस कंपनी को हम एक अधिकार देते हैं, इसी को कहा गया था एकाधिकार। मतलब अब इंग्लैंड, कुछ नए स्टूडेंट है, मैं कभी इंग्लैंड कभी ब्रिटेन ये बोल रहा हूं ना तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लैंड को ब्रिटेन बोलते, कुछ महान विद्वान स्टूडेंट भी है ना, जो भी अभी कमेंट कर देंगे सर कभी आप ब्रिटेन बोलते कभी इंग्लैंड बोलते, भाई मेरे एक ही है ना। तो देखिए जो ब्रिटेन की हम जो बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन से और कोई व्यक्ति या कोई समूह या कोई संस्था भारत में व्यापार नहीं कर सकती। इस प्रकार का एक चार्टर बना करके इस कंपनी को दे दिया था, ठीक है ना। इसको एकाधिकार का कब दिया था?
1599 में। तो 1599 में देने के बाद ही 1600 में इस कंपनी का निर्माण हुआ। और इस प्रकार का अधिकार का एक लाइसेंस मिलता है ना, उस लाइसेंस को इनको हर 20 साल में रिन्यू करवाना पड़ता था कंपनी को। वापस ब्रिटेन जाएंगे, रिन्यू करवाएंगे अपनी अवधि, फिर 20 साल के लिए आगे बढ़वा लेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से ब्रिटिश संसद ने 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पास किया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। किसके लिए किया था दोस्तों? वही कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए। तो इस प्रकार से कुछ अधिनियम लागू कर करके वो ब्रिटिश संसद ने अब कंपनी के शासन या कार्य व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। कहानी आगे बढ़ती है। 1873 में एक चार्टर आता है। 1873 में एक चार्टर आता, 1813 माफ कीजिएगा, 1813 में एक चार्टर आता है। और इस चार्टर के द्वारा कंपनी को विशेष निर्देश दिए गए थे कि आपका एकाधिकार समाप्त कर किया जाता है ना। चाय और चीन को छोड़ करके, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे अधिकार आपके रद्द किए जाते हैं। एकाधिकार। अब और भी जो है ब्रिटेन के और भी लोग भारत में जाकर के भारत को लूट सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अकेले नहीं लूट लोगे, है ना। सीमित कर दिया था। और 1833 में तो कंपनी को पूरी तरह से उसको व्यापारिक एकाधिकार से ही उसको समाप्त कर दिया। कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया। ये विभिन्न चार्टर आए बीच बीच में, है ना। इस प्रकार से भारत में औपनिवेशिक राज्य संबंधी विशाल लिखित सामग्री जो है धीरे धीरे एकत्रित होती गई और इससे हमें अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो गई। और आज भी अगर हम इस सामग्री की चर्चा करें तो ये सामग्री आज भी इंग्लैंड की लाइब्रेरी में मौजूद है। इंग्लैंड की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक काल में जो नियम और अधिनियम जो कानून बनकर के आए थे कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए, भारतीय शासन व्यवस्था के संचालन के लिए, वो सारे के सारे आज हमारे स्रोत के रूप में कार्य आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट था सरकारी रिपोर्ट। अब देखिए यार, सरकारी रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? सरकार को जो विभिन्न प्रकार से रिपोर्टें प्राप्त होती है भाई, आपको जो है देखिए पहले क्या होता था, जब प्रारंभ में ब्रिटिश लोग आए थे ना तो उन्होंने भारतीयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीयों को ही चुना था। कुछ लोग विशेष रूप थे, कुछ जयचंद लोग जैसे, है ना। तो ऐसे कुछ विशेष लोग थे जिनसे ये भारत के बारे में, वह भारतीय लोगों के बारे में उनको ही गुप्तचर बना करके उनसे जानकारी प्राप्त करने लगे थे। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों का भारतीयों से विश्वास उठ गया। अब वो समझ गए थे कि ये भारतीय कभी भी एक हो सकते हैं, इन पर ज्यादा लंबे समय तक विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस कारण से उन्होंने अब गुप्तचर विभाग बनाना प्रारंभ कर दिया था। कब? 1857 के बाद में गुप्तचर विभागों का निर्माण किया। अब गुप्तचर विभाग भी जो है प्रांतीय लेवल के अलग होते थे, राष्ट्रीय लेवल के अलग होते थे। तो क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने इन गुप्तचर विभागों को बांट दिया था। तो जो क्षेत्रीय लेवल के थे, है ना, जो लोकल पुलिस, उनको काम दे दिए। प्रांतीय स्तर के थे तो प्रांतीय स्तर की जो पुलिस थी उनको काम दे दिए। राष्ट्रीय स्तर के थे तो उनको अलग जो एक बड़ी संस्था बना दी गई, उसको कार्य दे दिए। तो इन गुप्तचरों के माध्यम से सरकार को रिपोर्ट पेश की जाती थी, है ना, उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाती थी। तो वो जो जानकारी दी जाती थी वो लिखित रूप में होती थी। तो वो लिखित रूप में जो जानकारी होती थी ना, वो किसके बारे में होती थी? तो भारत में जो विद्रोह कर रहे थे, जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनके बारे में उनको जानकारी लिखित रूप में दी जाती थी। तो इससे हमारे जो विद्रोही थे, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, जो महान जो लोग रहे हैं, उनके बारे में हमें पूरे विस्तार से जानकारी मिल पाती है ना। कहते हैं ना कि अपना वर्णन हमसे ज्यादा दुश्मनों से पूछो, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा आपके दुश्मन जानते हैं। तो इसीलिए जब हम अंग्रेजों के लेख देखते हैं, किनके बारे में? क्रांतिकारियों के बारे में, तो हमें और ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो वो सब लिखित रूप में था। इसलिए कहा गया कि जो सरकारी रिपोर्ट थी, उस सरकारी रिपोर्ट भी हमारे स्रोतों के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट था गैर सरकारी सामग्री। तो यार गैर सरकारी सामग्री, देखिए सरकारी सामग्री कौन सी थी? जो सरकार में थे, जो अंग्रेज अधिकारी सरकार में थे, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जो गैर सरकारी कार्य कर रहे थे, मतलब कि सरकार से हटकर कार्य कर रहे थे। तो उनके द्वारा जो वक्तव्य दिए गए थे, उनके द्वारा जो भाषण दिए गए थे, उनके द्वारा जो लेख लिखे गए थे भारत के संबंध में, वो सब के सब स्रोत भी आज भी अवेलेबल है। तो वो गैर सरकारी कहलाएंगे, क्योंकि उनका वो सरकार का कोई संबंध नहीं था, है ना। तो वो सारे जो भी लेख थे, वो सबके सब लेख कौन से? गैर सरकारी सामग्री कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जितनी प्रकार की रिपोर्ट आई है, या जो सामग्री आई है, जो विभिन्न प्रकार के लेख लिखे गए थे अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा गैर सरकारी रूप से,
वो सबके सब लिखित रूप में थे, वो लिखित सामग्री हमें आज प्राप्त होती है और इसी आधार पर हम आज आधुनिक भारत के बारे में जानने में सक्षम हो पाते हैं। क्लियर है? तो इसका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे पार्ट की हम बात करें देशी स्रोतों की, तो देशी स्रोतों के अंतर्गत भी आपने देखा था कि 3 प्रकार के स्रोतों पर हम चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण की बात करेंगे, भारत में जो पुनर्जागरण हुआ उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, जो विद्रोह हुए थे, आंदोलन हुए थे, जो संघर्ष हुए थे, उनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आंदोलन से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। आइए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इसमें भी, है ना। सेशन प्रथम सेशन है ना, तो एक लिंक बनानी पड़ती है दोस्तों, इसकी भूमिका तैयार करनी पड़ती है। इस कारण से ये प्रारंभ के 2-3 सेशन मात्र थोड़े से लंबे जाएंगे, उसके बाद में सेशन जो है आपके आधे घंटे के अंदर ही कवर हो जाया करेंगे। डोंट वरी, इसका टेंशन ना ले, क्योंकि ये प्रारंभ में एक भूमिका तैयार करनी पड़ती है ताकि आप लोग जो है आगे चल करके कभी कंफ्यूज ना हो। बारीक से बारीक बातें भी थोड़ी सी आपको बतानी पड़ती है, और यहाँ पर एक विशेष ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि इतना भी डीपली जाकर के ना बता दे कि आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। एक कंफ्यूजन भी नहीं करना, क्योंकि सिलेबस से हमें भटकना नहीं है, हमें यहाँ पीएचडी नहीं करना है, सिर्फ बीए करना है फिलहाल के लिए। और जो प्रतियोगी परीक्षा वाले हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है ना। कोई जो है यहाँ पर समझिएगा मेरी कहानी में क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों हमें सिलेबस से नहीं भटकना है, इसी कारण से हमें हमारी लिमिट के अंदर ही समझना है, लेकिन व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा जो आवश्यक है समझना, उसको उस पर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहाँ हो भाई? अच्छा कलर चेंज करते हैं। देशी स्रोत में तो एक और जहां सरकारी और गैर सरकारी औपनिवेशिक सामग्री से भारत में ब्रिटिश नीतियों और शासकों की निजी सोच का पता चलता है, वहीं भारतीय स्रोत सामग्री से उपनिवेशवाद के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया या भारतीयों ने उस सोच के विरोध में क्या प्रतिक्रिया की उसके बारे में पता चलता है। कहानी समझिएगा। यहां पर जो अभी तक हमने सरकारी या गैर सरकारी जो सामग्री देखी थी, जो स्रोत देखे थे, उनसे हमें क्या पता चलता है कि वो लोग भारत या भारतीयों के बारे में क्या सोच रखते हैं, है ना। तो अब दूसरा पहलू हम देखें कि भारत हमारे जो देशी हमारे स्रोत रहे हैं या देशी जो हमारे सामग्री रही है, उससे हमें ब्रिटिश या कहें कि ब्रिटिश सरकार कहें या उपनिवेशवाद कहें या ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों ने कैसी प्रतिक्रिया की, इसकी जानकारी हमें भारतीय स्रोतों से प्राप्त होती है। तो इन 3 बिंदुओं को हम फॉलो करेंगे, एक एक करके प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पुनर्जागरण की बात करते हैं। तो पुनर्जागरण एक में देखिए, सबसे पहले आप इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। तो सिंपल से कहानी ऐसे बताता हूं जल्दी शॉर्ट में। पुनर्जागरण का मतलब सिंपल होता है पुनः जागना। क्या मतलब होता है? पुनः जागना। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पहली बार जागना, नहीं, पुनः जागना मतलब पहले कभी जागा हुआ था, सो गया, फिर जागा दिया, वो उसको बोलते हैं पुनर्जागरण। तो भारत में भी कुछ ऐसी परिस्थिति रही थी, है ना। भारत पहले काफी सक्षम था, लेकिन बीच में अंग्रेजों के आने से, उनकी लूट खसोट के कारण जो है एक मतलब मुगल मध्यकाल में ही, मुगल काल से लेकर के जो ब्रिटिश काल रहा है, इसमें भारत का जो है अच्छा खासा शोषण हुआ था। इस कारण से उनका पतन अच्छे खासे तरीके स्तर पर हो चुका था। तो उनको वापस से जगाने का कार्य अब किया जाने लगा था। तो जगाने का कार्य कैसे किया जाने लगा था? विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनी, विभिन्न प्रकार के लोग आए, एक विशेष वर्ग का उदय हुआ, उसने इन लोगों को झकझोरा, जागो भाई, कुछ करो भारत के लिए, या भारत को आजादी दिलाओ, हमारी सभ्यता अलग है, हमारी परंपरा। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के माध्यम से देखिए, अब तक जितनी बुराइयां आई थी भारत में, अब तक, है ना, जितनी बुराइयां आई थी वो सारी बुराइयां अब अच्छे से घर कर चुकी थी। लेकिन ब्रिटिश काल में ही भारत में एक ऐसा वर्ग का उदय होता है, एक ऐसे शिक्षित वर्ग का उदय होता है जो उन कुरीतियों को समझ पाया और उन कुरीतियों से समाज को जो है आजाद, उन कुरीतियों से समाज को आजाद कराने के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर चुके थे वो लोग। और वो चाहते थे कि भारतीय समाज जब तक इन कुरीतियों से आजाद नहीं होगी, अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ेगी। परंपरा कौन सी दोस्तों? जो दूषित थी, याद रखिएगा, दूषित थी। मैं सभ्यता छोड़ने का नहीं बोल रहा हूं, वो परंपराओं में वो जो कुरीतियां आ चुकी थी, जो बुराइयां आ चुकी थी, जब तक वो अपनी बुराइयों को नहीं समाप्त कर देते, तब तक उनका विकास संभव नहीं था।
है ना। तो देखिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन में भारतीयों के एक वर्ग ने पुरानी मान्यताओं को त्यागने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। भारतीय पुनर्जागरण को चलाने वाले या वाहकों ने प्राचीन भारतीय सभ्यता के साथ ही साथ में आधुनिक पश्चिम सभ्यता का मूल्यांकन किया। तो जो शिक्षित वर्ग का उदय हुआ था ना, उसने देखा कि यार अभी हमको जो है पश्चिमी जो सभ्यता है ना उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं है जैसे कि पश्चिम में अपनाई जा रही है। मतलब जैसे कि यूरोप में जिस सभ्यता को अपनाया जा रहा है ऐसी की ऐसी हम यहाँ पर स्थापित नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि पश्चिम की जो सभ्यता है उसको हम यहाँ पर लेकर आए और भारतीय सभ्यता के साथ मैच करें। जितनी हमको आवश्यकता है उन रीतियों को हम एडॉप्ट कर ले, उनको ले ले और बाकी को हम वापस छोड़ दें। तो इसी प्रकार से इन जो विद्वान रहे थे, इन विद्वानों ने पश्चिमी सभ्यता और प्राचीन भारतीय सभ्यता दोनों का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद में उसके जो महान विचार थे उन विचारों को अपनाने पर बल दिया। तो विचारों के प्रचार प्रसार के लिए भारतीयों ने कई संगठनों की भी स्थापना की। इन संगठनों में प्रत्येक कार्यवाही को लिखित रूप में रखा जाता था, है ना। संगठन कैसे, जैसे ब्रह्म समाज नाम सुना आपने, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये क्या थे दोस्तों? तो ये एक ऐसे संगठन थे जो जनता को जगाने का काम कर रहे थे। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से भारतीय पुनर्जागरण के माध्यम से ये लिखित स्रोत हमें इन संगठनों के मिल जाते हैं, जिससे हमें इन संगठनों के माध्यम से हमें अच्छी खासी भारतीय जनता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर यहां तक है ना। चलिए अगर आगे की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में उस समय जो विद्रोह हुए थे, जो किसान आंदोलन हुए थे, जो जनजातीय संघर्ष हुए थे, यार देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलनों से पहले अगर आपको पता हो तो राष्ट्रीय आंदोलन तो बाद में हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन किसको बोलते हैं? जो पूरे राष्ट्र लेवल पर हुए, राष्ट्रीय स्तर पर हुए हो, है ना। जो आज यहाँ आंदोलन हुआ तो पूरे राष्ट्र में हो एक साथ आंदोलन खड़ा हो चुका था, जिससे 1857 की क्रांति हुई थी। तो वो क्रांति हमने क्यों बोला, इसको राष्ट्रीय आंदोलन क्यों नहीं बोला था? क्योंकि पूरे राष्ट्र में एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ था, इस कारण से, है ना। इसका विस्तार बहुत पर्याप्त था उस समय में, पहला इतना बड़ा आंदोलन था, हालांकि इतनी बड़ी क्रांति थी। तो इनसे पहले की अगर हम चर्चा करें तो कई सारे विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, कई सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन वो कुछ क्षेत्रीय थे, कुछ किसानों के आंदोलन थे, कुछ वर्ग विशेष के आंदोलन थे, है ना। तो जनजातीय आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए, विद्रोह हुए विभिन्न जगह, है ना। जो है संगठित भी हुए, गैर संगठित भी हुए। संगठित मतलब कि कुछ लोगों ने मिलकर भी किए, और कुछ विद्रोह ऐसे हुए जो एक अकेला विद्वान चल पड़े, बस एक अकेले वीर, है ना, वन मैन आर्मी की तरह, और जो है जब तक रहा तब तक करते रहे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के विद्रोह का भी हमारे स्रोतों के अंतर्गत विशेष स्थान रहा है। देखिए भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के प्रारंभ से ही अगर हम चर्चा करें तो देखिए भारतीयों ने उपनिवेशवाद का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे ही ब्रिटिशों ने भारतीय भूमि में पैर जमाया, वैसे ही भारत की ओर से विरोध करना प्रारंभ हो चुका था, लेकिन वो छोटे स्तर पर हुआ था। ब्रिटिश विरोधी प्रारंभिक संघर्षों में किसान आंदोलन हुए, जनजातियों के संघर्ष हुए, संगठित विद्रोह हुआ, असंगठित विद्रोह हुआ, है ना, ये सब हुए। इस प्रकार अधिकांश विद्रोह के लिखित दस्तावेज तो नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे लेवल पर थे, इसलिए इनके लिखित दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं, और कुछ के मिले भी है ना तो वो बहुत कम मिल पाए हैं। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने इन विद्रोहों के अध्ययन के लिए एक नया रास्ता खोज लिया। इतिहासकारों ने सोचा कि यार ये विद्रोह तो हुए थे, कई लोगों ने अपना जो है बलिदान दिया है, काफी लोगों ने संघर्ष किया है, तो इनकी जानकारी को हम कैसे छोड़ सकते हैं? इनकी जानकारी तो हमको लेनी है, तो कैसे ली जाए? तो इनको जो इतिहासकार थे जिनको ये लिखना था, स्रोत बनाने थे, उन्होंने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने लगा ठीक है कोई बात नहीं, भारत में इसका लिखा जोखा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, सरकार के पास तो है, क्योंकि सरकार तो इनके खिलाफ सजग थी, क्योंकि उनको तो प्रत्येक विद्रोह का दमन करना था, तो उन्होंने तो लिखित रूप में पक्का रखा होगा, तो उन्होंने उनकी सामग्री छान मारी, ठीक है ना। तो सरकार ने जो अपने यहाँ रिकॉर्ड रखा था इन विद्रोहों का, इन आंदोलनों का, उस विद्रोह के माध्यम से इन्होंने अपनी जानकारी प्राप्त की, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा और दूसरी जन भाषाओं में विद्रोह के वर्णन भरे पड़े हुए हैं, याद रखिएगा इसमें। तो देखिए भले ही सरकार की भाषा अंग्रेजी में विद्रोह के संबंध में व्यापक जानकारी नहीं हो, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय और भाषाओं, देखिए अब यहाँ पर एक विशेषता ये भी है दोस्तों कि सरकार के पास इनका लिखा जोखा था, है ना, लेकिन इनके पास कौन सा लिखा जोखा था? जितनी इनको आवश्यकता थी
कहां पर विद्रोह हो रहा है, किस प्रकार से विद्रोह हो रहा है, इनको दबाया कैसे जा सकता है, ये सारी बातें तो थी उनके पास में। लेकिन एक बात सोचिए ना कि जब जैसे मान लो कोई विद्रोह हुआ है, जैसे जनजाति विद्रोह हुआ है, तो जिस जनजाति ने वो विद्रोह किया है तो उस जनजाति के पास तो आज भी उससे संबंधित पक्की सामग्री उसके पास होगी, अच्छी खासी सामग्री होगी। कब प्रारंभ किया था, कितने लोगों ने प्रारंभ किया था, कितने लोगों ने उसमें बलिदान दिया है, कितने लोगों ने उसमें सहयोग दिया था, ये सारी बातें उनके पास डिटेल में होगी। तो इस प्रकार से इतिहासकारों का इन दोनों ने भरपूर साथ दिया सामग्री जुटाने में, ठीक है ना। तो सरकार की सामग्री ने और क्षेत्रीय सामग्री, क्षेत्रीय या भाषाई सामग्री ने, है ना, जो उन विद्रोह के स्थान पर जहां से विद्रोह प्रारंभ हुआ था उनके पास रखे हुए थे, ठीक है ना। तो हालांकि देखिए विशेष करके 1857 पर व्यापक और नवीन जानकारी उर्दू के स्रोतों से पता चलती है, उर्दू के स्रोतों से। तो इस प्रकार से अब देखा जाए तो देखिए 1857 क्रांति एक साथ कई जगह से प्रारंभ हुई थी, लेकिन बंगाल का विशेष रूप से रहता है ना। तो जहां से विद्रोह प्रारंभ हुए थे उस स्थान विशेष पर आज भी आपको वो सामग्री प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला बिंदु है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के दस्तावेज। अगर राष्ट्रीय आंदोलन के दस्तावेजों की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन के दस्तावेज, तो राष्ट्रीय आंदोलन से क्या समझने को आ रहा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब अब ऐसे आंदोलन की बात हो रही है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, है ना। तो छोटे छोटे आंदोलन करके अब थक चुके थे, अब जो है बड़े बड़े नेता आ चुके थे, गांधी जी जैसे लोग भी अब यहाँ पर आ चुके थे। हालांकि अभी थोड़ा समय था आने में, इस डेट के अकॉर्डिंग समय था, लेकिन मान लीजिए आप लोग बड़े बड़े नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता अब जो है राजनीति में प्रवेश कर चुके थे, भारतीय राजनीति में आ चुके थे, वो विभिन्न प्रकार के दल भी बना चुके थे, ठीक है ना। तो अब भारतीय जो राजनीति थी ना, अब वो गर्माने लगी थी, और इस गर्माहट को अंग्रेज बहुत अच्छे से महसूस कर रहे थे, और उन्होंने भारतीयों की इस गर्माहट को कम करने के लिए एक नया रूप देने का प्रारंभ किया। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे कि पूरे भारतीयों के द्वारा सिर्फ एक व्यक्ति उठ करके हमसे बात करने आ जाए और उस व्यक्ति की बात पूरा भारत माने। तो अंग्रेजों ने बड़ी सूझबूझ के साथ में A.O. ह्यूम को तैयार किया, जो रिटायर अधिकारी था ब्रिटिश सरकार का, उसको तैयार किया, उसको कहा कि एक संस्था बनाइए इन लोगों के लिए। तो उन्होंने भारतीय नेताओं को शामिल करके और एक संस्था बनाई जिसको नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया, स्थापना की। उस स्थापना उनको ये बहम था अंग्रेजों को कि ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ये हमारे अंडर में काम करेगी, लेकिन इसमें भारतीय जो विद्वान जो बड़े बड़े नेता रहे हैं उनके प्रवेश के कारण से अब वो एक ऐसा संगठन बन चुका था जिसने इनको ही नाको तले चने चबा दिए थे। कैसे, देखिए राष्ट्रवाद की अगर बात करें दोस्तों, राष्ट्रवाद की लहर का राष्ट्रीय स्तर पर अगर अभिव्यक्ति करनी थी तो अभिव्यक्ति के रूप में 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। हालांकि इससे पहले भी और कुछ संगठन या राजनीतिक दल चल रहे थे राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर के, जैसे दादा भाई नौरोजी लंदन में मतलब ब्रिटेन में चला रहे थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम से एक दल चला रहे थे। उसी प्रकार से सुरेंद्र नाथ बनर्जी चला रहे थे, कहां, कलकत्ता में, क्या नाम से चला रहे थे, इंडियन एसोसिएशन के नाम से चला रहे थे, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था, दिसंबर के महीने में होता था। अच्छा खासा विचार विमर्श होता था, जो भी प्रस्ताव पास किए जाते थे उसका लिखित प्रस्ताव, लिखित डेटा होता था, जो बहस होती थी उसका भी लिखित में जो है सब कुछ लिखित में होता था। तो वो जो सारी लिखित सामग्री थी ना, हमारे इतिहासकारों को अच्छे खासे से समझ आई, काम आई, और उसी के माध्यम से जो है उन्होंने ये जाना कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो आंदोलन रहे थे उन्होंने हमारी आजादी में या हमारे आधुनिक इतिहास में क्या भूमिका अदा की थी। क्लियर हुआ। हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा और भी दल थे जो इस लाइन में लाकर के काम कर रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, अकाली दल थे, और भी महत्वपूर्ण दल थे जो इस रूप से कार्य कर रहे थे। आई होप क्लियर होगा। तो अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम पड़ाव है हमारा समाचार पत्र पत्रिकाएं। तो इसे तो मुझे पढ़ाने की ही आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। बस एक बार पढ़ के और निकल रहा हूं। देखिए, भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का सीधा संबंध आधुनिक विचारधारा से था। भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का सीधा संबंध आधुनिक विचारधारा से मतलब क्या हुआ कि अब तक भारत में अब आधुनिक विचारधारा पनपने लगी थी। अब भारतीय चाहते थे कि हम भी आधुनिक बने,
आधुनिक बने, है ना। तो इसका मतलब क्या कि आधुनिक चेतना के साथ साथ भारत में राष्ट्रवाद का भी प्रसार होने लगा। समाचार पत्र पत्रिकाओं के आरंभ से जो है ये आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ था भारत में, है ना। तो हालांकि सबसे पहले अखबार जो है अंग्रेजों ने ही निकाले, लेकिन शीघ्र ही भारतीयों ने भी अखबार निकालना प्रारंभ कर दिया था। तो कुल मिलाकर चाहे वो अखबार अंग्रेजों ने निकाला हो या भारतीयों ने निकाला हो, अच्छी खासी जानकारी उस समय के बारे में हमें दोनों ही प्रकार के अखबारों से प्राप्त होती है। कई अखबार अंग्रेजी में थे, कुछ हिंदी में थे, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में थे, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी अखबार देखने को मिल रहे थे। क्लियर है। तो इस प्रकार समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। ये पत्र पत्रिकाएं इस काल का इतिहास जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। बताइएगा दोस्तों, सेशन यहां कंप्लीट हो जाता है हमारा। बताइएगा मुझे कमेंट करके कि सेशन में कंप्लीटली कुछ प्रॉब्लम आई आप लोगों को। हालांकि इतना लंबा सेशन नहीं जाना था, लेकिन फिर भी एक भूमिका तैयार करने के लिए एक बेसिक जानकारी आप लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश कराने के लिए थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा बोलना पड़ा, है ना। लेकिन सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद करता हूं पूरा आपको समझ आया होगा। और यही जो है, जो मैंने भूमिका बना करके आपके मस्तिष्क में तैयार की है ना, ये आगे के सभी सेशनों को समझने में अब आपकी हमेशा मदद करता रहेगा। जैसे यूरोपियों का भारत में प्रवेश कैसे हुआ, कैसे अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता को ठेस पहुंचाते हुए भारतीय जो शासन व्यवस्था थी उसको हड़प लिया, है ना। किस प्रकार से भारतीयों का दमन किया, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है छितर-बितर कर दिया, कैसे भारतीय एकता का खंडन कर दिया। ये सारी बातें जो है ना आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप लोग समझ पाएंगे। चलिए बात करेंगे अगले सेशन की, और अगला सेशन होने वाला है दोस्तों यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, है ना। हालांकि जो हमारे इतिहासकार रहे हैं ना, वो इतिहासकार हमारे नहीं थे, बल्कि इनके साथ ही आए थे, इनके पिछलग्गू इतिहासकार थे। मैं खुले प्लेटफॉर्म पर इन लोगों का जो है भरकस आलोचना करता हूं। इन लोगों की बोलने की आवश्यकता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, ये क्या होता है? अरे ऐसा लिखना था कि भारत में यूरोपीय लुटेरों का प्रवेश, है ना। भारत में यूरोपीय लुटेरों का प्रवेश, है ना। तो लेकिन अब क्या करें यार दोस्तों, शब्द है, पढ़ना तो पड़ेगा हम लोगों को। तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं रहता हूं। जब आप सेशन लेंगे तो आप भली बातें समझ जाएंगे। अगर आपने मेरे से संविधान पढ़ा होगा, अगर आपने मुझसे पॉलिटी पढ़ी होगी ना, तो आप मेरे विचारों से भली भांति परिचित होंगे। कोई बात नहीं, जैसा हमें सरकार पढ़ा रही है पढ़ते चलिए। अभी फिलहाल के लिए तो करेंगे कुछ अब आगे बदलाव के लिए भी, है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। अगला सेशन जो हमारा होगा देख ही चुके हैं आप, है ना। भारत में यूरोपीय लुटेरों के प्रवेश से हम प्रारंभ करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।